हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज से स्टार्ट करेंगे एक्चुअली उत्तराखंड बोर्ड के जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं ना साइंस के और मैथमेटिक्स के, तो उनकी सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। ठीक है। तो उसी के तर्ज पे आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले 2020 का क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था क्लास 10th का साइंस का यूके बोर्ड का। ठीक है, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन पेपर अपने सामने रखा है, तो यहीं से मैं क्वेश्चन का आंसर आपको देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया था बेसिकली 2020 का है ये। ठीक है, देखिए एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको, क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन था कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, अच्छा आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए CH3COOH ये एसिटिक एसिड कहलाता है। ठीक है, मैं इसको इनका भी लिख के बता भी दूंगा आपको। ये एसिटिक एसिड है। NH4OH यही आपका क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। और NaCl ये कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, ये उसका फॉर्मूला है, यानी कि सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, अब मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ, इन चारों के बारे में ही। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन आपको गिवन है थोड़ी थोड़ी इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देखिए CH3COOH। ठीक है, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, या फिर इसी को इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। यही आपका इथेनोइक एसिड कहलाता है। या इसी को आपने एक कॉमन नाम से बहुत सुना होगा, विनेगर। ठीक है, जो हम यूज भी करते हैं। ठीक है, और चाउमीन वगैरह जो बनाते हैं ना, उसमें विनेगर यूज करते हैं, तो वही ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक टाइप का वीक एसिड होता है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ वीक एसिड। आई होप आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि वीक एसिड क्या होते हैं। ठीक है, जो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जिनका कम रिलीज होता है। ठीक है, इन एक्वा सॉल्यूशन, उनको हम बोलते हैं वीक एसिड। तो ये वीक एसिड है हमारा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये हो गई। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन दूसरा आपका जो ऑप्शन था NH4OH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा फॉर्मूला पूछा गया था, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। NH4OH जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम एक्वा अमोनिया के नाम से जानते हैं। एक्वा अमोनिया, एक्वा अमोनिया या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम तो है, ये आपको ये पता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसका नाम है। अच्छा, इसका यूज जो है हम फूड एसिडिटी रेगुलेटर के फॉर्म में करते हैं। मतलब अगर फूड ज़्यादा एसिडिक हो रहा है तो उसमें मिलाने में इसका यूज किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं फूड एसिडिटी रेगुलेटर। ठीक है, इसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा आपके पास एक आध ऑप्शन और थे, वो था आपके पास एक ऑप्शन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें जो सल्फेट ग्रुप है वो प्रेजेंट है ना, इसलिए इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा। ठीक है, तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है, पहले तो इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन देखो SULFURIC, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर इसको SULPHURIC सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक, या इसी को हम हाइड्रोजन सल्फेट का नाम भी देते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट का नाम देते हैं। ठीक है, ये एक मिनरल एसिड है बेसिकली। ये जो CH3COOH था, ये हमारा एक ऑर्गेनिक एसिड है और ये मिनरल एसिड है। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड समझते हैं ना आप। ऑर्गेनिक एसिड मतलब वो जो हमारे खाने पीने वाली चीज़ें, जो हमारे फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, उनसे मिलता है जो हमें, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और मिनरल एसिड जो हमारे एलिमेंटों से हमें मिलता है बेसिकली। ठीक है, जो हमारे एलिमेंट्स हैं ना, 118 एलिमेंट्स, उनसे मिलने वाले जो हमारे एसिड्स होते हैं, उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये एक मिनरल एसिड है H2SO4। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, और H2SO4 हो गया, ये हमारे सब क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा रिलीज करेंगे इन द एक्वा सॉल्यूशन। और इसके अलावा हमारे पास था एक ऑप्शन NaCl। NaCl क्या है, ये NaCl को हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, ये आपको पता होगा, या फिर टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं, या फिर इसी को हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। अब अगर इसका एक्वा सॉल्यूशन बना दिया जाए, ठीक है, इसका अगर हम एक्वा सॉल्यूशन, इसको पानी में अगर घोल देंगे हम, तो जो नमक का जो पानी बनेगा उसको हम ब्राइन वाटर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम ब्राइन वाटर का नाम के नाम से भी जाना जाता है। ये जो NaCl है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है।
आयोनिक कंपाउंड मतलब जैसे हम इसके एक्वस सोल्यूशन में इसको रखेंगे, एक्वस सोल्यूशन इसका बनाएंगे, ठीक है, तो ये आपके सोडियम का पॉजिटिव आयन और क्लोराइड का नेगेटिव आयन इस फॉर्म में टूट जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, इट इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था हमारा, ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज, तो ये हमारा अमोनिया, देखो NH4 अमोनिया और हाइड्रोक्साइड OH, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो गया हमारा NH4OH। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट जो है हमारा, अच्छा सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है किसी विलयन का pH स्केल निर्धारित करता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखें तो लिखा है द pH स्केल ऑफ अ सॉल्यूशन रिप्रेजेंट, ठीक है, किसी सॉल्यूशन का pH, किसी सॉल्यूशन का जो pH है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ कार्बन? जी नहीं। क्या रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड? हाइड्रोजन ऑक्साइड? जी नहीं। ठीक है, क्या वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? और क्या वो रिप्रेजेंट करता है आपका क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम? तो ध्यान रखना, ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, है ना। pH जो है इसका फॉर्मूला, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, इसको बोलते हैं प्रोटेंज ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, पूछा भी जाता है आपको, मैं लिख दे रहा हूं, चलिए, प्रोटेंज ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, या फिर इसी को हम पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, पावर ऑफ H+ आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन का की जो पावर है वही हमारी pH कहलाती है। तो इसमें ये लिखा ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो हमें बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, pH स्केल कहते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा H+ आयन होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा, जितना ज़्यादा रिलीज करेगा, है ना, जितना कम रिलीज करेगा H+ आयन उतना वो बेसिक होगा। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड पार्ट जो गो है हमारा। ठीक है, इसकी तरफ लिखा है मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित है? अब अगर इंग्लिश में देखें तो देखिए, परिवहन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, तो एक्चुअली ये उत्सर्जन से रिलेटेड है। किडनी इन ह्यूमन बींग्स इज रिलेटेड टू, जो किडनी होती हैं ह्यूमंस की वो किससे रिलेट करती हैं? देखिए, मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन में हमारा जो रोल प्ले करता है वो हमारे ब्लड वगैरह करते हैं। ठीक है, ब्लड और हार्ट के पंपिंग जो है वो आपका रोल प्ले करता है किसमें? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। न्यूट्रिशन के अंदर हमारे जो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के जो सारे पार्ट हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, जिससे उसके अंदर बकल कैविटी, ईसोफेगस, और इसके अलावा स्टमक, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ एसेसरी ग्लैंड है हमारे पास इसके अलावा, है ना, जैसे कि आपका लीवर हो गया और पेनक्रियाज हो गया, है ना, और हमारे माउथ के जो सिलेवरी ग्लैंड्स हो गई वो हो गए। तो ये न्यूट्रिशन के पार्ट हो गए हमारे। इसके अलावा रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? रेस्पिरेशन के अंदर हमारे लंग्स हो गए, ठीक है, दोनों के दोनों लंग्स हो गए, तो ये इंक्लूड होते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले जो भी पार्ट है हमारे एल्वियोलाई चाहे बोले हैं, ब्रोंकियोल्स बोले हैं, ब्रोंकाई बोले हैं, है ना, वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। और एक्सक्रीशन हमारा किससे रिलेट करता है? वो करता है हमारे किडनी से रिलेटेड। और किडनियाँ जो बनी होती है हमारी, इसकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट जो है हमारी वो नेफ्रॉन्स कहलाती हैं। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, ब्लड से यूरिन को अलग करने का काम करती हैं, वो नेफ्रॉन कहलाती हैं, और वो किस में रोल प्ले करती हैं? एक्सक्रीशन में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है किडनी इन ह्यूमन बींग्स इज रिलेटेड टू, तो किडनी रिलेट करती है किससे? एक्सक्रीशन से। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट। लिखा है किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जाता है कहलाता है। मतलब एक चुंबक रखा है, एक मैग्नेट रखा हुआ है, इस मैग्नेट के चारों तरफ में जो फोर्स आपको महसूस होता है, ठीक है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, ठीक है, किसी भी तरह का अगर फोर्स आपको महसूस हो रहा है तो उस जोन को, इस पूरे जोन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उस जोन को हम उसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र उसको कहते हैं हिंदी में बेसिकली अगर बोलें तो। लिखा ना, द एरिया सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड। एक मैग्नेट के चारों ओर डिटेक्ट किया जाने वाला उसका जो फोर्स है वो क्या कहलाता है? क्या वो पोटेंशियल फोर्स कहलाता है? जी नहीं, मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। ठीक है, क्या उसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं? क्या उसको वो आपका फोकस दूरी कहलाती है? वक्रता केंद्र कहलाता है या मुख्य अक्ष कहलाता है? अब एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। लिखा था डिस्टेंस बिटवीन पोल, ठीक है, पोल और प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर में पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं? तो मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम यहाँ पे एक हल्का सा बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये मैंने एक कनकेव मिरर बना लिया है। ठीक है, तो इसका ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है इसका पोल। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो, एक्चुअली ये क्या बना होगा? ये किसी एक सर्कल से बना होगा ना, ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है किसी एक सर्कल से बना होगा। तो बिल्कुल इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको तो हम सी का नाम देते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का नाम। अब सेंटर से लेके पोल के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में,
ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में बनता है हमारा एफ, एफ मतलब फोकस। तो हमसे पूछ रहा है कि इस फोकस से लेके इस पोल तक के बीच की डिस्टेंस जो है इतनी डिस्टेंस, ठीक है, इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना इसी डिस्टेंस को हम नाम देते हैं किसका? फोकल लेंथ का नाम देते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहा है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है सेंटर से लेके पोल तक की जो डिस्टेंस है हमारी, इसको हम ROC का नाम देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर को कहते हैं, सेंटर खाली सेंटर पॉइंट को, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन जो बिल्कुल बीचों बीच हम इसको निकालते हैं। और फोकल लेंथ, ये इसका आंसर है, फोकल लेंथ, ठीक है, ये फोकल लेंथ होती है पोल से लेके फोकस के बीच की दूरी, ठीक है। एक्चुअली जितना फोकल लेंथ होता है ना, उतना ही फोकल लेंथ से लेकर सेंटर तक की डिस्टेंस भी होती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि फोकल लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ ROC, ठीक है, या ROC का आधा होता है फोकल लेंथ, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आपको बोला गया है किसी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, ठीक है, उन्हें वो क्या कहलाते हैं? मतलब किसी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर, किसी आपके इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, जो कार्निवोर है, कार्निवोर तो बेसिकली नहीं बोलेंगे, मतलब जो आपके प्रोड्यूसर पे डिपेंड है, जो पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो क्या वो अपघटक कहलाते हैं, यानी कि डिकम्पोजर कहते हैं? जी नहीं। क्या उनको अपमार्जक कहते हैं, डिटर्जेंट्स कहते हैं? जी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या उनको उपभोक्ता कहते हैं? ये उपभोक्ता कहलाते हैं। और स्वयंपोषी मतलब ऑटोट्रॉप्स भी उनको नहीं कहते, ठीक है। तो देखिए लिखा है व्हाट आर द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड विच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो वो डायरेक्टली डिपेंड हो, ठीक है, या फिर वो इनडायरेक्टली डिपेंड हो फॉर द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर के ऊपर। इकोसिस्टम में उनको हम क्या होते हैं? उनको हम कंज्यूमर कहते हैं। और ये कंज्यूमर आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं, है ना। क्योंकि जो प्लांट है हमारे, वो प्लांट जो सबसे पहली कैटेगरी में आते हैं प्लांट, इनको हम प्रोड्यूसर का नाम देते हैं। फिर प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं हर्बीवोर, ठीक है, हर्बीवोर को हम प्राइमरी कंज्यूमर का नाम देते हैं, ठीक है, हर्बीवोर, इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर का नाम देते हैं। फिर हर्बीवोर के ऊपर डिपेंड करते हैं आपके कार्निवोर, इन कार्निवोर को हम सेकेंडरी कंज्यूमर का नाम देते हैं। इन कार्निवोर के ऊपर भी अगर कोई डिपेंड करता है, कार्निवोर को भी अगर कोई उसका मांस भी अगर कोई खा रहा है, तो उसको हम टर्सरी कंज्यूमर का नाम देते हैं, या फिर टॉप कार्निवोर का नाम देते हैं, ठीक है, इस तरह से। चलिए ये हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रेन कॉल्ड व्हेन इट्स pH गोज डाउन फ्रॉम 5.6। अगर किसी रेन का, किसी बारिश का जो pH है वो 5.6 से, इस 5.6 से अगर कम होने लग गया, तो उसको हम एसिड रेन का नाम देते हैं। और इसी एसिड रेन की वजह से आपने सुना होगा कि जो हमारा ताजमहल है उसकी जो शाइन है वो कम हो रही है, फीकी पड़ रही है ना। कोरोसिव नेचर का होता है क्योंकि हमारा एसिड, तो ध्यान रखना इसकी वजह से। और इसलिए बोला भी जाता है कि जब सीजन की फर्स्ट और सेकंड रेन होती है तो उस रेन में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उस रेन में जो आपके एसिड हैं वो ज़्यादातर गिरते हैं। अब वो एसिड हैं कौन कौन से? वो एसिड में आपके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपका आता है। जब एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे ना। ये जो NO2 है और जो SO2 है बेसिकली, ठीक है, ये दोनों के दोनों वाटर के साथ मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। और यही एसिड फिर अगर हमारी बॉडी पे या प्लांट की बॉडी पे अगर गिरता है तो टिश्यू को डैमेज करता है ना, ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो जाएगा वो जाएगा एसिड रेन। लिखा भी है वैसे मैंने इसमें बेसिकली, है ना, एसिड रेन कहते हैं उसको। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लावर विथ बोथ, एक ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमन्स भी हैं। अब स्टेमन क्या होता है? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पिस्टल क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें स्टेमन भी हैं और पिस्टल भी हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी एक ही फ्लावर के अंदर हैं, ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर का नाम देते हैं। बाइसेक्सुअल या फिर मोनोइशियस प्लांट फ्लावर कहते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर या फिर मोनोइशियस फ्लावर, ठीक है। अब ऐसे फ्लावर मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पे। ऐसे फ्लावर आपने सुना होगा मस्टर्ड, सरसों, ठीक है, मस्टर्ड इसके अंदर आता है। इसके अलावा ब्रेशिका कैम्पेस्ट्रिस इसका आपका बॉटनिकल नेम है। इसके अलावा आपका हो गया हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस रोजस सनेंसिस, हिबिस्कस यानी कि गुड़हल जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो हिबिस्कस भी इसी का पार्ट है। तो 2 एग्जांपल आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसा कोई फ्लावर जिसका एग्जांपल, ऐसा कोई फ्लावर जिसमें या तो स्टेमन हो या पिस्टल हो, तो उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर या डायोसियस फ्लावर का नाम देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे के एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे पपाया हो गया, क्यूकम्बर हो गया, है ना, ये सब इनके एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपके सामने, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड विद अ जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कनेक्टेड एक जनरेटर के साथ, जिसका आपका वोल्टेज आपको 220 वोल्ट दिया है। बोला करंट फ्लो कर रहा है इस बल्ब से 0.50 एम्पियर का। पूछ रहा पावर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर मैं निकाल देता हूँ एक बार आपके सामने। तो हमें बेसिकली
वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट का वोल्टेज दिया है, फिर हमें आई दिया है, आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट दिया है 0.50 एम्पेयर का, हमसे पूछ रहा है पावर। तो सिंपल से एक फार्मूला है, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये है आपके पास 220 मल्टीप्लाई बाई 0.50 या 0.5 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, 5 एम्पेयर, और जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 110 वॉट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 मार्कर क्वेश्चन था बेसिकली, तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ मैन इज एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। एक आदमी जो है वो दूर की चीज़ों को साफ देख पाता है, बट अनएबल टू सी क्लियरली द नियर बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन जो पास की चीज़ें हैं उसको वो साफ देख नहीं पाता, ठीक है। फिर पूछ रहा है आपसे, विच साइटेडनेस इज द मैन सफरिंग फ्रॉम, वो आदमी जो है वो किस बीमारी से ग्रसित है, किस बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, कौन सी उसकी बीमारी है। तो इसका मतलब ये है कि उस आदमी को अगर दूर का साफ दिखाई दे रहा है, तो जहां जिस चीज का साफ दिखाई दे रहा है ध्यान रखना, उसी चीज की बीमारी का हम नाम लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम लॉन्ग साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया का नाम देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। उस बीमारी का नाम है हाइपरमेट्रोपिया, या हिंदी में वो कहते हैं दूर दृष्टि दोष, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर स्पेलिंग लंबी है तो समझ लीजिए कि दूर की चीज़ें साफ दिखाई दे रही है। मैं इसमें लिख भी दे रहा हूँ कि जो फार ऑब्जेक्ट होते हैं ना, फार ऑब्जेक्ट हैं ये तो साफ दिखाई देंगे, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होंगे ये धुंधले दिखाई देंगे, आपको साफ नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। और दूसरा इसी का जो होता है वो होता है मायोपिया। मायोपिया में बिल्कुल इसका ऑपोजिट चलता है। मायोपिया देखो छोटी स्पेलिंग है तो मतलब छोटी दूरी की डिस्टेंस आपको साफ दिखाई देगी ऑब्जेक्ट, तो नियर जो ऑब्जेक्ट होंगे वो आपको क्लियरली दिखाई देंगे, साफ दिखाई देंगे, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट हैं, दूर के ऑब्जेक्ट हैं, वो आपको साफ नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस या फिर आपका हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। मैंने आपको समझा भी दिया है किस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन दोनों में, ठीक है। फिर आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट द नेम ऑफ वन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। एक्चुअली 2020 का पेपर है, तो उसमें उस टाइम पीरियड पे ये आपका चैप्टर हुआ करता था। अभी तो ये इस बार के सिलेबस से ये हटा दिया गया है, तो ये आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो पूछ रहे कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का एक अल्टरनेट सोर्स, मान लो कि इलेक्ट्रिक करंट वाली एनर्जी आपके अगर नहीं रही किसी वजह से, है ना, तो आप कैसे किस अल्टरनेट सोर्स का यूज कर सकते हो। तो आपको पता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, ये सब क्या है आपके, और टाइडल एनर्जी, ये सब आपके अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जिनका यूज हम आने वाले फ्यूचर में करेंगे और बहुत ज़्यादा किया जाएगा इनका यूज, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ये 1 मार्कर क्वेश्चन जितने भी आए थे हमारे 2020 में, ठीक है, क्लास 10th साइंस में, तो वो हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। अब इसमें जो पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं बेसिकली, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करवाऊंगा मैं, है ना, न्यूमेरिकल्स में, और जो आपके रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको ज़्यादा करवाऊंगा मैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत जो है उन्हीं में होती है, तो उन क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।